students, welcome to my Vera Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 6 and this is a part of geography and the lesson is the 4 realms of the earth. Okay, मतलब अर्थ के पूरे ऐसे कितने 4 realms आज हम पढ़ने वाले हैं, 4 जो लेयर्स हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ओके, ऐसे ये 4 रियलम्स है, 4 रियलम्स जिसके बारे में हम डिटेल में इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्या है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर क्या है। ये हमें तो ये पता चल गया कि ये अर्थ के क्या है, 4 रियलम्स है, 4 लेयर्स है। ओके, बट इसका मीनिंग क्या होता है। लिथोस्फीयर मीन्स क्या होता है, लैंड है ना, जमीन। ओके, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर, वाटर में जो वाटर के जो लेयर्स होते हैं। ओके, एटमॉस्फेयर मीन्स एयर के बारे में, ठीक है। और बायोस्फीयर जो है वो इन तीनों का मिला के जो 4 जो स्फीयर होता है उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर में 3 जो अर्थ के जो क्रस्ट, पहला कौन सा क्रस्ट है ना, मेंटल और कोर, ऐसे 3 लेयर है उसमें जो हमने पहले लेसन में देखा था, ठीक है। तो क्रस्ट में 2 और उसमें सब लेयर्स होते हैं, सील एंड सीमा, ठीक है। और फिर मेंटल में क्या होता है, एस्टेनोस्फीयर और सबसे लास्ट में क्या होता है, कोर, ठीक है। और हाइड्रोस्फीयर में हम क्या देखने वाले हैं, हाइड्रोस्फीयर जो है वो वाटर का होता है, ठीक है। तो वाटर कवर्स मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो आपको पता है 70% वाटर है अपने अर्थ पे, है ना, और बाकी जो है वो क्या है, लैंड है। तो वाटर साइकिल हम इसमें देखें, वाटर साइकिल कैसे होते, पहला इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन और प्रिसिपिटेशन, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। और उसके बाद है एटमॉस्फेयर, एयर का। इसमें कौन कौन से होते हैं एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, लोनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, ठीक है। इतने हम स्फीयर्स देखने वाले हैं। और फिर इनका तीनों का, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों का मिला के फिर बनता है बायोस्फीयर। एंड बायोस्फीयर इज द जोन वेयर लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड द एटमॉस्फेयर मीट एंड सपोर्ट टू लाइफ। मतलब जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिलती है, एक जगह पे आते हैं वो, और लाइफ को, मतलब अर्थ पे जितनी भी लाइफ है, ह्यूमंस है, एनिमल्स है, जो भी क्रिएचर्स है ना, लिविंग नॉन लिविंग जो भी है, तो उन सारी लाइफ को सपोर्ट करने वाला जो स्फीयर बनता है वो कौन सा है, बायोस्फीयर है। ओके, तो अब इतना आपको ये समझ में आ गया है कि लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, बायोस्फीयर किसे कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं, और जो अपना जो एटमॉस्फेयर है वो किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम उसको डिटेल में जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड सॉइल। The environment of the earth is conducive for living due to the interaction of its 3 realms or domains. These are land or lithosphere, water or hydrosphere and air or atmosphere, है ना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, ऐसे 3 जो है वो लेयर्स है अपने अर्थ में जो सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, प्रेजेंस होते हैं वो, है ना। जैसे कौन सा हमारे प्रेजेंस इम्पोर्टेंट होता है, वाटर, सॉइल और एयर, ठीक है। तो सॉइल मीन्स क्या होता है, वो लैंड, ठीक है। तो इसमें ये 3 ऐसे रियलम्स बनते हैं। लैंड मीन्स लिथोस्फीयर, वाटर मीन्स हाइड्रोस्फीयर एंड एयर मीन्स एटमॉस्फेयर। ओके, लिविंग beings on earth are found in a narrow zone of contact between these 3 realms which is known as the biosphere। और ये जो तीनों स्फीयर जो है वो एक साथ मिलके आते हैं तो उसको क्या, वो कौन सा लेयर बन जाता है, बायोस्फीयर। In other words, we can say that the biosphere support life। बायोस्फीयर जो है वो लाइफ को सपोर्ट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है वो साइंटिस्ट लोगों ने, मतलब साइंटिस्ट जो है वो ये हमें बिलीव करके बताते हैं अप्रोक्सीमेटली कि जो अपनी अर्थ है वो टोटल कितने ईयर्स ओल्ड है, 4 to 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। Okay, it originated as a hot mass of gases and molten material। वो ओरिजिनली किससे बना है, गर्म
ऐसे हॉट गैसेस से बना हुआ है और मोल्टन मटेरियल से बना है, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम द अर्थ कूल्ड डाउन, its outermost layers cooled to form solid lightweight rocks, but the interior is still like a gigantic furnace. और उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके ये बताया है कि जो अर्थ है फिर वो बाद में क्या होगी, कूल डाउन हो गई, ठंडी हो गई है ना, कूल हो गई, और उसका जो आउटर के जो पार्ट्स है, जो भी लेयर्स है, वो भी बहुत ही ज्यादा कूल हो गए और सॉलिड फॉर्म में आ गए, ठीक है। सॉलिड लाइट वेट हो गए उनके, मतलब सॉलिड ऐसे पत्थर उसमें बन गए, लेकिन उसका जो इंटीरियर पार्ट है वो आज भी किस टाइप में है, जिग्नेटिक टाइप्स में है। द लैंड ऑन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो अर्थ का जो बाहर का आउटर मोस्ट जो लेयर है जहाँ पे आज हम रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर मीन्स लैंड कहते हैं, ओके। इट includes the layers of solid rocks of the crust and the upper mantle, है ना। उसमें उसके भी कुछ ऐसे लेयर्स है जिसमें इंक्लूड है, जैसे उसमें सॉलिड रॉक्स मतलब पत्थर वगैरह उसमें भरे पड़े हैं, ठीक है। इसमें पहला कौन सा है, क्रस्ट है, और अपर क्या है उसका, मेंटल है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर इज नोन एज क्रस्ट। जो अपर मोस्ट लेयर है सबसे ऊपर की लिथोस्फीयर की, उसको क्रस्ट कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, सेल एंड सीमा, ठीक है। मतलब सीएल मीन्स उसके अपर की क्रस्ट की अपर की जो लेयर है वो, और सीएल मीन्स उसके लोअर की, नीचे की, ओके। सीएल गेट्स इट्स नेम फ्रॉम सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम एज इट हैज रॉक्स देयर दैट आर रिच इन बोथ दिस मिनरल्स। सीएल जो नेम है वो कैसे गिरा है, क्योंकि सीएल में जो भी पत्थर है वो मिनरल्स है वो कौन से है, सिलिकॉन है और एल्यूमिनियम है, इसलिए उसका नाम जो है वो सीएल पड़ा है, ओके। और सीमा जो है उसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, ठीक है, इसलिए उसका नाम जो है वो सीमा हो गया है। द मेंटल लाइज बिलो द क्रस्ट एंड इट इज मेड अप ऑफ द रॉक्स दैट आर डेंसर दैट द क्रस्ट। और जो मेंटल जो लेयर है वो क्रस्ट के नीचे की है, ओके, बिलो की, नीचे की है, और वो किससे बनी है, ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से बनी है, ठीक है। द मिडल लेयर ऑफ द मेंटल नोन एज द एस्थेनोस्फीयर बिटवीन 100 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर इज मेड ऑफ रॉक्स दैट आर इन अ सेमी सॉलिड स्टेट। और ये जो मिडल मेंटल जो है उसको एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। वो मिडल लेयर है, बीच की लेयर है, और उसमें कितना डिस्टेंस है क्रस्ट और मेंटल में, 100 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है। और वो जो मेंटल है वो भी किससे बनी है, रॉक्स से बनी है, ओके। दिस इज ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। वो किस वजह से बनी है, किस वजह से वो बनी है, उस पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीट, गर्मी, और उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है ना, उसके वजह से वो बनी है। बिलो दिस द मेंटल इज अगेन सॉलिड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। और उस हीट और उस प्रेशर की वजह से वो जो मेंटल है वो फिर से बहुत ही अंदर में डेप्थ तक वो और बड़ी है, ठीक है। उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2900 किलोमीटर तक की वो और डेप्थ में चली गई है। बिलो द मेंटल इज द कोर ऑफ द अर्थ। और मेंटल की फिर नीचे और कौन सी तीसरी जो लेयर है वो कौन सी है, कोर है। द कोर इज मेड ऑफ हेवी मेटल सच एज आयरन एंड निकेल। जो कोर है वो हेवी मेटल से बनी है, जैसे आयरन है, लोहा और निकेल से बनी है। While the inner core is solid and outer core is semi-solid because of the pressure and heat generated here. अर्थ में जो लेयर्स है उसमें जो इनर कोर जो है, इनर की जो कोर लेयर है उसमें सॉलिड रॉक्स और उसके ऊपर में सेमी सॉलिड रॉक्स है, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट जनरेट होती है, ठीक है, उसकी वजह से। द लिथोस्फीयर कंप्राइजेस बोथ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेड्स। और लिथोस्फीयर में बहुत से अलग मतलब कॉन्टिनेंट प्लस ओशियन बेड्स है, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स कितने टोटल 29 है, ठीक है, प्रदेश, और ओशियन बेड्स कितने 71% है, ठीक है। मेनी फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज आर प्रेजेंट ऑन द लिथोस्फीयर। आज लिथोस्फीयर में जो माउंटेन्स है, पहाड़, प्लेन्स, जो भी प्लेट्यूज, पठार वगैरह, वो सारा कहाँ पे है, लिथोस्फीयर में, लैंड के ऊपर है, ओके। These physical features are important as the support of variety of flora and fauna.
तो ये जो इसके जो फिजिकल फीचर्स है वो अर्थ को सपोर्ट करते हैं अलग अलग वेराइटी के, जैसे फ्लोरा के अलग अलग वेराइटी और फाउना के। ओके, अब नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर comprises ocean, seas, lakes, rivers, frozen water, underground water and the water vapor in the atmosphere। वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जो अंडरग्राउंड पानी या फिर कोई ओशियंस है, रिवर्स है, लेक्स है, फ्रोजन वाटर है, रेन वाटर है ना। तो ये सारे जो वाटर के जो भी ये है उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ओके, हाइड्रो इज द Greek word for water. Water covers more than 70% of the Earth's surface and that is why the Earth is called the blue planet। है ना। हाइड्रो का मीनिंग जो क्या होता है, ग्रीक भाषा में वाटर होता है ना, एक ग्रीक वर्ड है हाइड्रो। ठीक है, तो वाटर जो है वो पूरा कितना 70% कवर है अपने अर्थ में, 70% पूरा वाटर है, इसलिए अपनी अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने अर्थ की पिक्चर देखी होगी, इमेज देखी होगी, तो आपको कैसे दिखती है, वो ब्लू ज्यादा दिखती है ना, ब्लू कलर में आपको वो दिखती है। तो क्यों दिखती है, क्योंकि वहाँ पे वाटर है, इसलिए अपना जो अर्थ है वो ब्लू प्लैनेट है। ओके, द एंडलेस सीरीज ऑफ चेंजेस अंडरगॉन by water in the hydrosphere between the sea, air and land is known as the hydrological cycle or the water cycle। और जो अंडरग्राउंड जो वाटर है ना, अंडरग्राउंड का, उसमें अलग अलग मतलब चेंजेस होते रहते हैं हमेशा, है ना। और वो एंडलेस है, मतलब उसको वो कभी भी खत्म नहीं होता है अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, वो हमेशा वो बढ़ता ही रहता है। ठीक है, तो इसके बीच में जो सी है, समुद्र है, एयर है और लैंड है, ये सारे हाइड्रोस्फीयर और इसके बीच में, तो इन सारे चीजों को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है या फिर वाटर साइकिल कहा जाता है। ओके, तो अब हम इसमें नेक्स्ट जो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है वो है कि वाटर फ्रॉम ओशियन, सीज एंड रिवर्स बिकम्स वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर थ्रू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के थ्रू जो वाटर वेपर होता है, तो वाटर जो है ओशियन, समुद्र और रिवर्स में से वो आता है ना, और वो वाटर वेपर होता है। तो इस पूरे जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ओके, द वाटर वेपर राइजेस अप इन द एयर एंड देन कूल एंड चेंजेस इनटू मिनिट वाटर ड्रॉपलेट्स। है ना, ये आपने देखा ही है कि वाटर वेपर कैसे होता है, वाटर जो है वो गर्म होता है ना, तो उसके जो भाप है ऐसे एयर में, हवा में जाती है, तो और उसके वो फिर बाद में ठंडा होता है, कूल होता है, उसके ड्रॉपलेट्स में उसके चेंजेस होते हैं, तभी वो बारिश होती है ना। तो अगर आपने इसे देखे हो, कभी पानी आप घर पे गर्म करते हो, उबालते हो, तो उसमें आपने देखा ही होगा, पानी जब पूरा गर्म होता है तो उसकी जो धुआं है, उसका जो भाप है वो ऐसा हवा में पूरा उड़ता है ना, हवा में जाता है। और बाद में फिर उसके अगर आपने ऐसा कोई प्लेट ढक के अगर आप पानी गर्म करते हो, तो आप जब प्लेट उठा के देखोगे तो आपको प्लेट के पीछे के साइड में जिस साइड से आप ढकते हो, तो उसके साइड में आपको ऐसे बूंदे बूंदे ऐसे आपको देखेंगे पानी के, है ना। तो वो उसी प्रोसीजर को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, और उसी को हम कंडेंसेशन भी कहते हैं। ओके, दिस टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। ऑन कूलिंग फर्दर द टाइनी ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड्स बिकम लार्जर एंड फॉल एज रेन। है ना, यही जो है वो वेदर में भी होता है, बारिश का जो प्रोसेस है वो भी ऐसा ही है। ठीक है, गर्मी में पूरा जो धूप की वजह से पूरा गर्म हो जाता है लैंड, है ना, सारी चीजें। उसके बाद फिर रेनी सीजन में जब बारिश आती है तो पूरी भाप निकल जाती है ना, तो भाप पूरी कहाँ जाती है, हवा में जाती है, ऊपर जाती है। ठीक है, और बाद में फिर वो ड्रॉपलेट्स बन के और वापस नीचे गिरती है। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन हैपेंस आल्सो इन द फॉर्म ऑफ स्नो और हेल। This rainfall, snowfall feeds glaciers, rivers, lakes and underground water source and eventually goes back to the oceans, thus completing the water cycle। और ये जो प्रेसिपिटेशन है ये जब होती है तो उसकी वजह से स्नो भी होता है, स्नो फॉर्म में भी वो पानी हो जाता है ना। तो कभी रेनफॉल या फिर स्नोफॉल अगर होता है तो उसकी वजह से जो रिवर्स, लेक्स वगैरह है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो उसके सोर्सेस होते हैं।
ठीक है, वहाँ पे वो जाते हैं, स्नो वगैरह गिरती है, फिर बारिश का पानी भी जो है वो उधर ही गिरता है ना, उधर ही वो जाके जमा होता है ओशंस में, रिवर्स में जाके वो पानी मिलता है बह के, है ना। और फिर वो मतलब एक पूरा क्या हो जाता है, वो एक वाटर साइकिल बन जाता है। नेक्स्ट है एटमोसफियर। द रियलियम ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोसफियर। जो थर्ड जो लेयर है ना, रियलियम है एटमोसफियर, ठीक है। पूरे सराउंड में अपने अर्थ में जो भी हमें दिखता है वो सब क्या है, एटमोसफियर है। इट रिमेन्स बाउंड टू द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। इट एक्सटेंड्स फॉर ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अपने अर्थ के सरफेस में 1600 किलोमीटर तक क्या फैला है, पूरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ग्रेविटी भी उसमें आती है। बियॉन्ड इट लाइज एयरलेस स्पेस। as we go higher the density of air keeps decreasing। और जो एयर है, हमारे जो स्पेस है, स्पेस में क्या होता है, एयरलेस स्पेस होती है ना, वहाँ पे कोई ग्रेविटी भी नहीं होती है। और वहाँ जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है, डिक्रीजिंग होती जाती है, ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर, हवा जो है वो गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। उस एयर में अलग अलग टाइप के गैसेस होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 70%, 78% है ना। ऑक्सीजन 21% है, और रिमेनिंग जो बचा हुआ 1% है। और उसमें क्या क्या आता है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। डस्ट, पोलन, सॉल्ट, बैक्टीरिया एंड वाटर वेपर आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। और जो पोलन, सॉल्ट, बैक्टीरिया जो भी होता है वो भी वाटर अपने एयर में प्रेजेंट होता है। द एटमोसफेयर अबव 50 किलोमीटर ग्रेजुअली कीप्स थिनिंग आउट एंड इट्स कंपोजिशन चेंजेस। और जो एटमॉस्फेयर है वो 50 किलोमीटर के अबोव में वो उसके जो मतलब बाहर वो रहता है ना, उसके जो चेंजेस होते हैं वो बदलते रहते हैं, होते रहते हैं। एट हायर लेवल्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डिक्रीज। और हर ऊपर के ज्यादातर ऊपर के लेवल में जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। दैट इज वाई as we go higher up in the mountains we find it difficult to breathe। इसलिए हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी आप बहुत ही हाई ऊपर जाते हो, बहुत ही ऊंचाई पर अगर आप जाते हो, जैसे माउंटेन्स पे वगैरह ऊपर चढ़ते हो, तो आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे जैसे आप लैंड से ऊपर जाओगे, जितने भी ऊपर जाओगे, तो आपको जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलता जाएगा, ठीक है। we find the difficult to breathe। हमें सांस लेने में तकलीफ होगी वहाँ पे। अब वो 800 किलोमीटर हाइड्रोजन एंड हेलियम आर द मेन गैसेस प्रेजेंट इन एयर। 800 किलोमीटर के ऊपर से ज़्यादातर हाइड्रोजन, हेलियम, यही गैसेस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ऑक्सीजन वगैरह वहाँ पे नहीं होता है, ओके। अब हम देखते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लेयर्स कौन कौन से हैं। द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू लेयर्स बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेवल्स है, जिसमें पहला लेवल है ट्रोपोस्फियर, ओके। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, है ना, और एक्सोस्फियर से 4 लेयर है एटमॉस्फेयर के। तो पहला है ट्रोपोस्फियर। द ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर and also the most related to life on earth. It is here that we find water vapor and therefore most weather phenomena are noticed here. The troposphere extends upwards to for about 8 km to 16 km. ये जो ट्रोपोस्फियर है सबसे लोएस्ट लेयर है, सबसे नीचे की सबसे लो इसकी है, ठीक है। और ये पूरे अर्थ के लाइफ से रिलेटेड है, अर्थ पे जितने भी लाइफ होती है उन सब से रिलेटेड है, ठीक है। और ये हमें यहाँ पे वाटर वेपर फाइंड करने की यूज में आती है, और जहाँ पे मोस्ट वेदर फिनोमेना जहाँ होता है उसको भी नोटिस करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। और ये जो ट्रोपोस्फियर है वो 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक का इसका डिस्टेंस है, ओके। अब नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर। द स्ट्रेटोस्फियर लाइज अबव द ट्रोपोस्फियर एक्सटेंडिंग टू अबाउट 50 किलोमीटर। दिस लेयर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इन इट्स अपर एरियाज लाइज टू ओजोन लेयर। ये जो स्ट्रेटोस्फियर है वो ट्रोपोस्फियर के अबोव है, उसके ऊपर में है ये लेयर,
ठीक है। और इसमें ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में कितना डिस्टेंस है, नियर अबाउट 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये लेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपर एरिया की लेयर है, ठीक है, और ये ओजोन लेयर भी है, ठीक है। These layers protects us from the lethal ultraviolet rays of the sun। ये जो लेयर है वो हमें सन की जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। ओके, द मेसोस्फीयर विच एक्सटेंड अबव द स्ट्रेटोस्फीयर इज वेयर मेनी meteors get burned as they enter the earth's atmosphere। दिस स्ट्रेचेस टू अबाउट 90 किलोमीटर। उसके फिर अबव में कौन सी लेयर है, मेसोस्फीयर। और मेसोस्फीयर जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो सूरज की जो किरणें उसकी वजह से वो बर्न होती हैं, जलती हैं, और अर्थ का एटमॉस्फेयर को वो प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। और उसका जो डिस्टेंस है स्ट्रेटोस्फीयर से मेसोस्फीयर तक कितना है, 90 किलोमीटर का है। उसके बाद है आइनोस्फीयर। द आइनोस्फीयर ओवरलैप्स दैट मेसोस्फीयर एंड कंटिन्यूज टू अबाउट 640 किलोमीटर। आइनोस्फीयर और मेसोस्फीयर के, आइनोस्फीयर जो मेसोस्फीयर के अब उसके ऊपर की लेयर है, ठीक है। और वो जो लेयर है वो उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 640 किलोमीटर तक का है। दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज इम्पोर्टेंट एज इट्स इलेक्ट्रिफाइड मॉलिक्यूल्स और आयंस मेक रेडियो एंड टेलीविजन वेव ट्रांसमिशन पॉसिबल। ये जो लेयर है ये क्या वर्क करती है, किस चीज़ के यूज में आती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसलिए कि ये इलेक्ट्रिफाइड करती है ना। इलेक्ट्रिक कुछ मॉलिक्यूल्स वो बनाती है जिससे वो रेडियो टेलीविजन वगैरह जो आज हम घर पे देखते हैं ना, उसके जो पूरे वेव्स है उसको जो ट्रांसमिट जो करते हैं वो ये लेयर करती है, आयनोस्फीयर करती है, ठीक है। ऑल सैटेलाइट्स आर देयरफॉर स्टेशन्ड इन दिस लेयर। और जो सारे जो सैटेलाइट्स है उनके जो पूरे स्टेशन है वो जो हमें दिखते हैं तो वो इस लेयर की वजह से ही होते हैं। बियॉन्ड द आयनोस्फीयर इज द एक्सोस्फीयर विच इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली रेयर फीड एयर। और उसके बाद उसके अबोव में आती है एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर के अबोव में जो रेयर फीड एयर से बनी है, ठीक है, पूरी हवा से बनी है वो। इट एक्सटेंड्स टू अबाउट 1600 किलोमीटर। इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1600 किलोमीटर तक का है। स्पेस स्टेशंस आर लोकेटेड एट इट्स मार्जिन। और स्पेस स्टेशन जो है वो इसके मतलब लोकेटेड जो है वो उसके मार्जिन से दिखाई देता है। द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट एंड हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर ऑन अर्थ। ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमें अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए और उसको जानने के लिए वो हमें हेल्प करता है। एयर हैज वेट एंड इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस। हवा जो है वो भारी होती है, उसका वेट और उसकी जो प्रेशर है वो अर्थ के सरफेस पे कितना होता है, ये सारी चीजें हमें एटमॉस्फेयर की वजह से पता चलती हैं। दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट्स डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन अल्टीट्यूड। और ये जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर दबाव जो है अपने अर्थ के सरफेस पे, लैंड पे जो गिरता है तो वो कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा अर्थ पे डिक्रीज भी हो जाता है तो कभी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एयर प्रेशर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। एयर का जो दबाव है वो टेम्परेचर पे भी उसका कभी कभी इफेक्ट होता है। व्हेन एयर गेट्स हीटेड इट बिकम्स लाइट एंड राइजेस अप। जब हवा गर्म होती है, हीट होती है, तब उसमें से लाइट बाहर निकलती है, राइज होती है। द राइजिंग एयर कॉज लो एयर प्रेशर। जब हवा राइज होती है तो उसमें जो हवा का जो प्रेशर है वो कैसा होता है, लो होता है, कम होता है। लाइकवाइज व्हेन एयर कूल्स इट बिकम्स हेवी एंड सिंक्स डाउन। लेकिन जब हवा ठंडी होती है, कूल होती है, तब वो बहुत ही भारी होती है, हेवी होती है, ठीक है। द सिंकिंग एयर कॉज हाई एयर प्रेशर। जब एयर जो बहुत ही जोर से आती है ना, सिंकिंग होती है, तब हवा का जो प्रेशर है बहुत ज्यादा हाई होता है। This cause movement of the air since the air moves from regions of high pressure the regions of low pressure। इसी का जो रीजन है कि हवा के जो मूवमेंट्स होते हैं
वो हर एक जो मूव से रीजन टू रीजन, हर एक रीजन से मतलब हर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो हवा का जो प्रेशर है वो हमेशा क्या होता है, कम ज्यादा होता है। किसी प्रदेश में कम होता है, किसी प्रदेश में ज्यादा होता है, इस तरह से उसके चेंजेस होते रहते हैं। अब जो लास्ट जो है लेयर रियलम्स, वो कौन सा है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज अ जोन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर्स मेट एंड सपोर्ट लाइफ। ठीक है, ये बताई है, तीनों का मिलके बायोस्फीयर बनता है और वो लाइफ को सपोर्ट करता है। मोस्ट लाइफ फॉर्म्स आर फाउंड इन अ नैरो बेल्ट ऑन और नियर द सरफेस ऑफ लैंड एंड वाटर वेयर इट इज सराउंडेड बाय एयर। ये जो बायोस्फीयर है ये सब लाइफ को सपोर्ट करती है, और जो भी नैरो बेल्ट लाइफ्स होते हैं जो जमीन पे, पानी में या फिर हवा में जो सराउंड करते हैं, जो रहते हैं, तो उनको वो क्या करते हैं, सपोर्ट करती है। द इंटरेक्शन बिटवीन द लैंड, वाटर, एयर एंड गिव्स ओरिजिन टू द रियलम ऑफ लाइफ और द बायोस्फीयर। तो ये जो लैंड, वाटर और एयर है, इसकी जो रियलम्स है लाइफ, पूरी लाइफ के, तो ये बायोस्फीयर ही होती है, जिसमें हमें ये बायोस्फीयर जो है सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको वो कंट्रोल करती है। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ रैंकिंग फ्रॉम द टाइनीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू द लार्जेस्ट प्लांट एंड एनिमल आर फाउंड इन दिस कॉन्टैक्ट जोन दैट बिकम्स देयर हैबिटेट। और इसमें जो बताया है कि सभी जो लाइफ के जो भी फॉर्म्स है ना, जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से छोटे छोटे, और फिर कोई लार्जेस्ट बड़े बड़े प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है, ये सारे जो है वो बायोस्फीयर के जोन में ही हमें वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कांटेक्ट होते हैं, एक दूसरे में वो जुड़ते हैं। ठीक है, और उसमें से वो हैबिटेट एक बाहर निकलती है। हैबिटेट मीन्स हैबिटेट अ नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर लाइफ थ्रिव्स एंड मल्टीपल्स। हैबिटेट मीन्स क्या होता है, हैबिटेट जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, नैसर्गिक वातावरण, पर्यावरण है, जो लाइफ को क्या कहते हैं, मल्टीपल तरीके से उसको मतलब वो यूज करते हैं। अब community of organisms interacting with each other and with their non-living environment is known as the ecosystem। जो ऑर्गेनिज्म से जो भी जानवर, जो भी कीटक है, सारी जो चीजें हैं, वो एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्टिंग करते हैं, तो जो भी वो भी उनकी जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट होती है उसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इट इज अ नेचुरल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ बोथ लिविंग और बायोटिक एंड नॉन लिविंग और अबायोटिक पार्ट्स। जो नेचुरल यूनिट में जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसको बायोटिक कहा जाता है और नॉन लिविंग को अबायोटिक कहा जाता है। The abiotic physical environment consists of land, water and air, while the biotic or biological environment consists of all living beings that are closely interdependent। तो ये जो अबायोटिक जो चीज़ें हैं वो फिजिकल इन्वायरमेंट में कंसिस्ट होते हैं, जैसे लैंड, वाटर और एयर में, और बायोटिक और बायोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है वो लिविंग चीज़ों के लिए उसको ज़्यादा वो उस पर इंटरडिपेंड होते हैं। ओके, these living things interact with each other as well as with other non-living things, forming a delicate network of interrelationships। तो इसमें जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसके साथ मतलब जो लिविंग थिंग्स हो, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो भी एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं और उनका जो नेटवर्क है उन सारी चीज़ों को एक इंटर रिलेशनशिप्स कहा जाता है। इंटर रिलेशनशिप में वो एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। In nature, there is a balance between living things and non-living things, the biological environment and the physical environment। और नेचर में जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को जो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस चीजें होती है ना, उसको कौन करता है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट ही करते हैं, फिर उसको फिजिकल इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट भी उसको बैलेंस करती है। Whenever any one of these things increase or decrease, the balance is upset। तो कभी कभी जो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है ना, बढ़ती भी है और कम भी होती है। तो ये सारा जो बैलेंस है वो कभी कभी अपसेट हो जाता है, मतलब सेट नहीं होता है ना, कभी कभी वो बिगड़ जाता है। Indiscriminate development and urbanization has result in the loss of forest cover and pollution। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो किस वजह से होती है, डिस्क्रिमिनेट डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, या फिर शहरी इलाकों में जैसे फॉरेस्ट को कट करते हैं ना, फॉरेस्ट को
बचाना या उसको जो पोल्यूशन है वो बढ़ना, उसके वजह से ये कम ज़्यादा होता है। ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इवॉल्व्ड एंड डेवलप्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन नेचर। ह्यूमन बींग्स जो है वो भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सकते डेवलपमेंट के लिए, है ना, ऑर्गेनिजम्स और नेचर को डेवलप करने के लिए। However, it is mainly their actions that upset the balance in nature. The four realms of the earth are interdependent on each other, and all human growth, planning, and progress must make sure that the balance between them is always maintained. इसमें बताया कि जिस तरह से चारों जो रियलम्स है तो वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंड होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर वो अपना जो बैलेंस है वो बना के रखते हैं। उसी तरीके से ह्यूमंस ने भी अपने ग्रोथ के लिए, अपने अर्थ के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए प्लानिंग करना चाहिए, उसको प्रोग्रेस करना चाहिए, मतलब मिलजुल के वो उसको बनाना चाहिए, ऐसे इसमें बताया, उसको मेंटेन रखना चाहिए। इट इज़ ओनली देन दैट द अर्थ एंड इट्स वैल्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन। और हमें अर्थ पे जितने भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, जो भी चीज़ें हैं, एयर, वाटर, लैंड और बाकी जो भी जो रिसोर्सेस है, ये सारे हमें अपने फ्यूचर जनरेशन के, अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए हमें उसको बचा के रखना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो दिस लेसन इज ओवर हियर। ठीक है, ये जो आज का लेसन यहीं पे खत्म होता है। तो इस लेसन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।